जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 27 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मई 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के महानिदेशक के रूप में किसको यहां पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल जो कि हमारे सीआईएसएफ के महानिदेशक थे, उनको अब सीबीआई का महानिदेशक बना दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है ऋषि कुमार शुक्ला जी का। ये आपके फरवरी में हो गए थे सेवानिवृत्त, तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक यहां पर प्रमुख बनाए गए थे। उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। तो अब अगले 2 सालों के लिए यहां पर सुबोध कुमार जायसवाल जी की नियुक्ति हुई है। अच्छा, सुबोध कुमार जायसवाल जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जिस समिति के द्वारा यहां पर नियुक्ति की गई है उस समिति में पीएम मोदी, हमारे चीफ जस्टिस एन बी रमन्ना और इसके अलावा विपक्ष के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी साहब, ये लोग भी इसमें शामिल थे। बाकी सीबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। आज भी अनअकैडमी के ऊपर आपकी 2 क्लास होगी, जिसमें पहली क्लास में हम लोग ग्रुप डी में जो आपके हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 3:30 बजे जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्लास होती है उसमें हम लोग ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं उसके सेट नंबर 47 को करेंगे। तो दोनों क्लास आपके ग्रुप डी के लिए हैं। अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप यहां पर CBT2 एग्जाम या फिर ग्रुप डी एग्जाम की सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर 26 मई से नए कोर्स की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। तो सिंपली आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, रेलवे कैटेगरी को चूज करना है और उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है और वहां पर अगर आप लोग यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोग यहां पर क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो 1 महीने का कोर्स भी आप लोग 6 महीने में 600 रुपए में यहां पर परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मोसाद किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो मोसाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इजराइल की आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे हमारे यहां पर रा है उसी प्रकार से इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद और ये दुनिया के सबसे सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है। तो याद रखिएगा ये आपके इजराइल की है। अच्छा, इसको हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो आपके इजराइल के पीएम हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके द्वारा डेविड बार्निया को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। योसो कोहेन अभी तक मोसाद के अध्यक्ष थे और अब उनके स्थान पर डेविड बार्निया की यहां पर नियुक्ति की गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि मोसाद आपके इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो हमारे देश के एक महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बलबीर सिंह सीनियर के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई सारे ओलंपिक में गोल किए हैं। फाइनल मुकाबले में भी इनके पास में गोल का रिकॉर्ड है। जो हमने ओलंपिक में कुल 13 गोल किए हैं उनमें से 9 किया है यहां पर बलबीर सिंह सीनियर साहब ने। तो अभी इनको सम्मानित करने के लिए पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा वहां पर जो मोहाली स्टेडियम है उसका नाम इनके नाम पर कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो पंजाब की सरकार है उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि हमारे राज्य में जो भी हॉकी के खिलाड़ी होंगे यानी कि जो आपके बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी होंगे उनको हम लोग छात्रवृत्ति भी देंगे और ये जो छात्रवृत्ति होगी वह भी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर ही शुरू की जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको पंजाब के बारे में इस प्रश्न से याद रखनी है। और पंजाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोवैक्स पहल है इसमें शामिल होने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। हालांकि इन्होंने कुछ विदेशी कंपनियों से बात की थी कि आप हमें वैक्सीन दे दीजिए, लेकिन विदेशी कंपनियों ने यहां पर वैक्सीन देने से कर दिया है मना। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में
WHO ने किस देश के साथ मिलकर पहले WHO बायो हब फैसिलिटी को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो ये WHO लॉन्च करेगा स्विट्जरलैंड के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बायो हब फैसिलिटी है इसका उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए होता क्या है कि जब आपकी कोई भी वायरस आता है या फिर अन्य प्रकार का कोई पैथोजन आता है तो दुनिया के जो देश होते हैं उनका यहां पर पार्टनरशिप होता है, यानी कि दो देश यहां पर अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो WHO ने कहा क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बना दें कि जब हमारा कोई भी नया वायरस आए या जब कोई भी नया पैथोजन आए तो उसके बारे में जो जानकारी है वह विश्व के सभी प्रसिद्ध लैब में, इसके अलावा जो भी सहयोगी देश हैं उन सभी तक इसको आसानी से पहुंचा दिया जाए। तो WHO स्विट्जरलैंड के साथ में मिलकर के स्विट्जरलैंड में स्पीज बायो कंटेनमेंट लैब में इसकी स्थापना करेगा और कोशिश ये रहेगी कि 2022 तक जितने भी हमारे लैब हैं या जो भी आपके पार्टनर देश हैं उन सभी को इसके माध्यम से जोड़ दिया जाए, जिससे यहाँ पर पैथोजन या वायरस को अगर एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सके, जिससे इसके ऊपर अध्ययन हो सके और इसके प्रसार को यहाँ पर रोका जा सके। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में महावाणिज्य दूतावास को खोलने को मंजूरी दे दी है? तो ये जो महावाणिज्य दूतावास होगा ये आपका खोला जाएगा मालदीव में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब अच्छा, आपने दूतावास के बारे में तो सुना होगा, अब ये महावाणिज्य दूतावास क्या है? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होगा कि हमारे देश और मालदीव के बीच में जो व्यापार वगैरह होता है उसको सुचारू रूप से इसके द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे एक बेनिफिट तो ये होगा कि हमारे देश की जो भी कंपनियां हैं वो मालदीव में आसानी के साथ में जा सकती हैं। इसके अलावा मालदीव से हमारा निर्यात भी बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर मालदीव के अडू शहर में इसको खोलने की अनुमति दी गई है। अडू शहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ गया, छोटा सा है कहीं पे। अडू मैंने देखा था मैप में, कहाँ गया अडू, चलिए देख लीजिएगा मैप में, यही कहीं पर था, छोटा सा खो गया है मैप में। तो मालदीव की बात करते हैं तो राजधानी इसकी माले है, मुद्रा यहाँ की है रुपया और राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सालेह। तो इसके बारे में आपको याद रखना है और ये देख सकते हैं इसकी राजधानी माले आपको इस द्वीप पर मिलेगी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विश्व के पहले रेडियो आइसोटोप रिएक्टर की स्थापना की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा की है हमारे देश भारत ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये रेडियो आइसोटोप रिएक्टर है क्या? देखिए आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आपका है यूरेनियम 238। तो होता क्या है कि कई सारे हमारे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनके आइसोटोप को यहाँ पर कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है और वे जो आइसोटोप होते हैं उनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के साथ साथ कैंसर के इलाज में किया जाता है, जो हमारा भोजन होता है उसके संरक्षण में इसको किया जाता है और कई इसके अन्य यूज भी होते हैं। तो अभी हमारी सरकार ने ये कहा है कि हम लोग अपने देश में एक ऐसे रिसर्च रिएक्टर की स्थापना करेंगे जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पर समस्थानिकों का निर्माण करेंगे और इसका करेंगे प्रसंस्करण। तो इसी के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इसको करेगा डिजाइन। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और जो हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसके द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा पैसा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज में, खाद्य संरक्षण के लिए और हमारे भारत को यहाँ पर आइसोटोप के लिए सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाएगी और ये आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आधारित होगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत ने किस नाम से यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के लिए एक ऐप लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो ये जो ऐप होगा इसका नाम होगा यूनाइट अवेयर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि संयुक्त राष्ट्र के आपके होता है पीस कीपिंग मिशन, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1948 में की गई थी। इस पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत विभिन्न देशों के जो सैनिक होते हैं वे संयुक्त राष्ट्र को भेजे जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र फिर इन सैनिकों को किसी ऐसे देश में नियुक्त करता है जहां पर होती है अशांति, यानी कि दुनिया में शांति की स्थापना के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत 1948 में की गई थी।
अब अभी भारत ने कहा है कि अगस्त 2021 में जब हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हो जाएंगे अध्यक्ष, तो उस समय हम लोग इस ऐप को लॉन्च करेंगे। इस ऐप का मुख्य रूप से उद्देश्य होगा कि जो भी यहाँ पर हमारे शांति सैनिक हैं उन सभी की सुरक्षा यहाँ पर की जा सके, तो इसी के लिए भारत इसको लॉन्च करेगा। अच्छा, यूएनएनसी की बात हुई है, यानी कि सुरक्षा परिषद की बात हुई है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो अध्यक्ष देश होते हैं ना, उनका कार्यकाल होता है सिर्फ 1 महीने का। जैसे अगर हम लोग मई की बात करते हैं तो इस समय चाइना है इसका अध्यक्ष, इसी प्रकार से जून में एस्टोनिया हो जाएगा, जुलाई में होगा फ्रांस, और हमारा देश यहाँ पर भारत अगस्त 2021 में इसका बनेगा अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको ये याद रखना है कि 10 इसमें होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जिनमें से हमारा देश भारत अगले 2 सालों के लिए 8वीं बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। 5 आपके परमानेंट होते हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, और इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर का जो कार्यकाल है वो आपके 2 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में यूपीआई नेटवर्क से जुड़ने वाला हमारे भारत का पहला ई वॉलेट कौन बना? तो इस ई वॉलेट का नाम है यहाँ पर ICICI पॉकेट, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपके मन में यहाँ पर सवाल आ सकता है कि पहला ई वॉलेट कैसे बन गया? यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जुड़ने वाला। देखिए, आपने अगर किसी भी प्रकार के यहाँ पर वॉलेट का यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें आप लोग अपने सेविंग अकाउंट को ऐड करते हैं, उसके बाद में आप लोग पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हमारा फ़ोन पे हो गया, तो फ़ोन पे का जो वॉलेट होता है इससे आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वैसे कोई लेन देन में तो आप पेमेंट कर सकते हैं लेकिन आप पैसे वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ICICI का पॉकेट होगा ये एक प्रकार से आपका होगा बैंक, यानी कि यहाँ पर आपको UPI ID मिल जाएगी और आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट को रजिस्टर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। इस वॉलेट में आप लोग सीधे दूसरे के खाते से पैसा मंगवा सकते हैं और इस वॉलेट से दूसरे के खाते में पैसे वगैरह को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से UPI के साथ में जुड़ने वाला हमारे देश का पहला यहाँ पर वॉलेट बना है जिसका नाम है ICICI पॉकेट्स। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, पॉकेट की बात हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल होता है इस पर पेमेंट करने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला ये हमारे देश का पहला ऐप है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ICICI बैंक की बात करते हैं तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। MD और CEO है संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो प्रशांत मिश्रा यहाँ पर नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। और नीचे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। अच्छा, कुछ अन्य मुख्य न्यायाधीशों की बात करते हैं, जैसे कि पंकज मित्तल ये आपके जम्मू कश्मीर में बने हैं, सुधांशु धूलिया ये आपके गुवाहाटी के बने हैं, और हिमा कोहली आपके हैदराबाद हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी हैं। तो ये आपके PR रामचंद्र मेनन साहब थे जो कि अभी तक छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश थे। तो 31 मई को ये हो जाएंगे सेवानिवृत्त और उसके बाद में इनका स्थान लेंगे प्रशांत कुमार मिश्रा जी। और आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 223 और इसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राज्यों में। अच्छा, इनके सेवानिवृत्त की आयु भी आपको याद रखनी है। तो 62 वर्ष में ये आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 मई 2021 वैश्विक स्तर पर वैसाख दिवस मनाया गया। तो ये भगवान बुद्ध के जीवन से किस प्रकार संबंधित है? तो याद रखिएगा इस दिन हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म, लेकिन अगर हम लोग इस वैसाख दिवस की बात करते हैं तो ये जो दिवस होता है वह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि इनके डेथ, इनकी ज्ञान प्राप्ति और इनके जन्म तीनों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब भगवान बुद्ध की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि 526 BC में इनका जन्म हुआ था। इस साल इनके जन्म की 2583वीं वर्षगांठ मनाई गई है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये जो वैसाख दिवस है इसको 1999 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये इसका यहाँ पर
73वां संस्करण था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पिछले साल हम लोगों ने ये पढ़ा भी था कि जो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री हैं, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, ये आपके विश्व स्वास्थ्य सभा के यहाँ पर नए अध्यक्ष बन गए थे, यानी कि जो WHO का कार्यकारी बोर्ड था इसके नए अध्यक्ष बने थे। तो अभी इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पर वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, WHO की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, यहाँ पर मुख्यालय मिलेगा और महानिदेशक है इसके टेड्रस अधनॉम। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत सरकार ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सहयोग हमने किया है इजराइल के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इजराइल का जिस प्रकार से साइंस और टेक का फील्ड बहुत ही ज़्यादा आगे है, उसी प्रकार से यहाँ की जो कृषि तकनीक है वह भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर यह समझौता किया है इजराइल के साथ में। इसके अंतर्गत हमारे देश के जो भी यहाँ पर किसान होंगे, उन किसानों को इजराइल की जो भी कृषि की टेक्निक हैं उन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके लिए हमारे देश में टोटल 13 सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए जाएंगे, जहां पर किसानों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हमारे 8 राज्यों में 75 गांवों का भी चयन किया जाएगा, जहां पर विलेज ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी और वहां पर भी इसी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। इजराइल की बात हुई तो राजधानी जेरूसलेम में है, यहाँ पर आपको मिलेगा जेरूसलेम। मुद्रा यहाँ की है शेकेल और पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। और आप सभी को पता होगा कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक वार हुआ है, आप कह सकते हैं वार ही था। और ये जो आप देख रहे होंगे गाजा पट्टी, यहाँ पर वेस्ट बैंक है, ये आपका आता है फिलिस्तीन के अंडर। चलिए, तो करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए, कल मैंने आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रंग कौन सा है। काफी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया था। ध्यान रखिएगा, इसके 2 ऑफिशियल कलर हैं, एक तो आपका है सफेद, दूसरा यहाँ पर है नीला, और ये दोनों कलर आपको संयुक्त राष्ट्र के झंडे में भी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है। भारत बहुत समय से ये कोशिश कर रहा है कि हिंदी को भी यहाँ पर दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अभी इनकी संख्या 6 है। कौन कौन सी? अंग्रेजी हो गई, उसके अलावा फ्रेंच हो गई, अरबी हो गई, स्पेनिश हो गई, रूसी हो गई और आपकी है मंदारिन यानी कि चीनी भाषा। तो ये आपकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो इनका नाम है ट्रिग्वे लिए, जो कि थे नॉर्वे देश से। फिर अगला प्रश्न है कि केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली में आपको ये संस्थान देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो ये आपकी है रेणुका झील, जो कि मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ी साइट की बात करते हैं तो वो आपकी है चिल्का झील, जो कि मिल जाएगी उड़ीसा में। अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि भारत का जो सबसे नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसका नाम क्या है। भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था इसका नाम यहाँ पर क्या है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला मकड़ालय है ये आपके कहाँ पर खोला गया था। अगला प्रश्न है कि ब्राजीविली किस देश की राजधानी है। और आखिरी प्रश्न है कि पुला किस देश की मुद्रा है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अनअकैडमी के ऊपर आप लोग मुझे फॉलो जरूर करिएगा अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।